चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड है। आरोही ने कहा, मैं एक आदमी को एहसास करा रही हूँ कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ ये हरकतें करता है तो कैसा महसूस होता है। अद्विजय बोला, बट मुझे तो एंजॉयमेंट फील हो रही है। अद्विजय आगे बोला, वैसे मैं तो तुम्हारे साथ ये हरकत की ही नहीं है। चलो आज तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा लगता है। ये सुनते ही आरोही ने कहा, बिल्कुल नहीं, कहकर उसने अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रख लिया। अद्विजय बोला, क्यों, क्या हुआ? शेरनी डर गई। ये कहकर उसने आरोही के गालों को सहलाया और उसके होठों को फिर से चूमने लगा। आरोही कुछ इससे पहले ही अद्विजय ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। किसको एंजॉय करते हुए अचानक ही आरोही को कुछ सख्त महसूस हुआ और वो घबराने लगी। इस पर उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। वो कुछ बोलना तो चाहती थी मगर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। अद्विजय भी समझ गया कि आखिर क्या चल रहा है। उसने आरोही को अपनी गोद से उतारा और बोला, तो आखिर में तुम मुझे हरा सकती हो। ये कहकर उसने आरोही को खुद से अलग किया। फिर वो वॉशरूम में चला गया। आरोही ये देखकर ये मुस्कुराने लगी। अचानक बेडरूम के डोर पर किसी ने नॉक किया और बोला, मिस्टर रावत, क्या आप ठीक हैं? क्या अब हम काम कर सकते हैं? इस पर आरोही की भौहें चढ़ गई क्योंकि बाहर कमोलिका थी। कमोलिका जब लंच करके अंदर आई तो उसने आरोही को वहां नहीं देखा था। अचानक उसे डर लगा कि कहीं आरोही रूम में तो नहीं चली गई है, जिस वजह से वो बार बार रूम पर नॉक कर रही थी। आरोही तो दरवाजा नहीं खोल सकती थी। इसीलिए जब अद्विजय वॉशरूम से बाहर आया तो उसने आरोही से कहा, तुम बिस्तर पर लेट जाओ, मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने आरोही के माथे पर किस किया और उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट ढक दिया। फिर वो अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए दरवाजा खोलने गया। जब उसने कमोलिका को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कमोलिका उसे देखकर एक्साइट हो गई थी, लेकिन अद्विजय ने उसे रास्ते से हटने के लिए कहा और वो दरवाजा बंद करने लगा। तभी कमोलिका की तेज नजरों ने बिस्तर पर आरोही को लेटे हुए देखा। आरोही ने भी अचानक उसकी नजरों को फी किया। अद्विजय ने दरवाजे को लगाया और वो डेस्क पर आकर बैठ गया। कमोलिका उससे कुछ बोलने लगी मगर अद्विजय ने उसकी एक भी बात को नहीं सुना। उसने अपना फोन निकाला और आरोही को मैसेज किया, अगर चाहती हो कि ऑफिस में किसी को पता ना चले तो कुछ घंटे तक बाहर मत आना, और दूसरा, जो मैंने निशान तुम्हारे गर्दन पर छोड़े हैं उन्हें तुम मेकअप से कवर कर सकती हो। इस पर आरोही ने मैसेज किया, मगर मैं मेकअप यूज नहीं करती और न ही मेरे पास मेकअप का कोई सामान है। अद्विजय बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह ही आज ऑफिस से बाहर ले जाऊंगा। ये सुनते ही आरोही ने कहा, नहीं, मैं अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहती। कैसा रहेगा कि हम ऑफिस से तब निकले जब सभी EMPOEs ऑफिस से जा चुके हो। अपना सजेशन देने के बाद आरोही ने अद्विजय के टेक्स्ट को देखा। अद्विजय काफी देर तक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आरोही के मैसेज को देखता रहा। फिर उसने टेक्स्ट में थम्स अप का मैसेज भेजा, जिसे देखकर आरोही ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी अद्विजय ने एक और मैसेज भेजा, जब तक सभी EMPOEs यहाँ से नहीं जाते हैं मेरी सेक्रेटरी को अपना काम करना होगा। ये देखकर आरोही ने लिखा, ठीक है, लेकिन उस कमोलिका का क्या? अद्विजय ने मैसेज भेजा, उसकी चिंता मत करो। मैसेज भेजकर वो उसने कमोलिका को ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में एक फाइल पहुंचाने के लिए भेज दिया। रात के वक्त जब वो दोनों कंपनी से बाहर निकले तो वहां कोई भी EMPOEs नहीं था। रावत विला पहुंचकर उसे धानी मिली। उसने जाकर धानी को गले लगाना चाहा मगर धानी ने अपने हाथ अद्विजय की ओर बढ़ाए। अद्विजय ने उसे गले लगाया और उसके गाल को चूमते हुए उससे पूरे दिन के बारे में पूछा। धानी ने उसे एक्साइटेड होकर सब कुछ बताया। आरोही अपने आप को बुरी तरह इग्नोर होता हुआ देख रही थी। वो उदास चेहरे के साथ बोली, धानी, मम्मा से आप नाराज हो। ये सुनकर धानी बोली, डैडी, धानी आपके साथ फिर से आइसक्रीम खाना चाहती है। अद्विजय बोला, जैसा आप कहे प्रिंसेस। आरोही पीछे से धानी के पास आई और बोली, धानी, क्या आपको अपनी मम्मा नहीं दिख रही है? आप ऐसे कैसे मम्मा को इग्नोर कर सकते हैं? मम्मा, जैसे आपने धानी को इग्नोर किया। धानी ने गुस्से में बताया। आरोही ने कहा, मैंने आपको कब इग्नोर किया? ये सुनकर धानी बोली, मम्मा, आप रात को डैडी के साथ सो जाते हो और धानी को लेने भी नहीं आते। सो बैड। मम्मा, आपने अभी तक मुझे मेरा भाई भी नहीं दिया है और आप मेरे डैडी को मुझसे छीन रहे हो। इस पर आरोही ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, ये मेरी गलती नहीं है। ये सुनकर धानी ने अद्विजय की आंखों में देखा और बोली, बोलिए डैडी, आप दोनों मुझे छोटा भाई कब देंगे? मैं कब से वेट कर रही हूँ। अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, धानी, एक नया बेबी होने में 9 महीने का समय लगता है, तो आपको अगर अपना भाई चाहिए तो आपको इतना लंबा इंतजार करना होगा। ये सुनकर धानी बोली, ओह डैडी, इतना लंबा टाइम? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कुछ ही महीनों में मर जाऊंगी। अगर मैं अपने भाई से नहीं मिली तो क्या होगा? क्या मैं भगवान जी से कहकर वापस आ सकती हूँ? ये सुनकर अद्विजय के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने धानी से कहा, आपको किस डॉक्टर ने ऐसी बात कही है? और दूसरी बात, डैडी ने आपके ट्रीटमेंट के लिए डोनर को ढूंढ लिया है। आप अब हमेशा मम्मी और डैडी के साथ रहोगे, समझे? ये सुनकर धानी बोली, डैडी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अद्विजय बोला, डैडी, आपके लिए कुछ भी करेंगे आपको, कभी मम्मा डैडी को छोड़कर नहीं जाना होगा, समझे? ये सुनकर धानी बोली, थैंक यू डैडी। उसने अपनी प्यारी आवाज में कहा। आरोही ने इशारा किया कि अद्विजय धानी को उसे दे दे, तो अद्विजय ने धानी को आरोही की गोद में दिया। आरोही ने धानी को प्यार से चूमते हुए कहा, धानी, क्या मम्मा से आप अब प्यार नहीं करते? ये सुनकर धानी ने कंफ्यूज होकर अपना सर नामे हिलाया। आरोही ने कहा, तो आपने मम्मा से प्रॉमिस किया था ना कि आप दोबारा इस तरह की बातें नहीं करोगे, क्यों तोड़ा प्रॉमिस? ये सुनकर धानी बोली, ओह सॉरी मम्मा, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है।
धानी फिर दोबारा बोली, मम्मा सॉरी, धानी ने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। आज धानी फिर से मिस्टी मासी के साथ सो जाएगी। आप दोनों फिर से बेबी बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। ये कहकर वो आरोही के बालों में अपना हाथ फेरने लगी। आरोही ने कहा, नहीं, आज तुम्हारे डैडी और मम्मा थोड़ा रेस्ट लेंगे, वो थोड़ा थक गए हैं। आपके लिए नया भाई बनाते बनाते तो आप आज हमारे साथ आ सकती हैं। ये सुनते ही धानी बोली, मम्मा आप मुझे जल्दी सोने के लिए कहोगे, मगर मैं अभी खेलना चाहती हूँ, प्लीज मम्मा। ये सुनते ही आरोही ने कहा, ठीक है तो आज मम्मा भी आपके साथ खेलेगी, मगर पहले डिनर कर लेते हैं। ये कहकर वो है वहां से चली गई। डिनर करने के बाद सभी ने सोचा कि वो आज भी कोई गेम खेलते हैं। आरोही और गर्वित की डिमांड पर वो सभी लुका छुपी खेलने के लिए रेडी हुए। जब अद्विजय ने भी उनकी टीम को ज्वाइन किया तो सभी हैरान रह गए। तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता? अद्विजय ने सवाल किया। ये सुनकर सभी फिर से खामोश दिखाई दिए। अद्विजय अपनी कोल्ड आवाज में बोला, तो ठीक है, अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता तो इस विला का ऑनर होने के नाते मैं तुम सभी को यहाँ से 2 मिनट के अंदर दफा होने का ऑर्डर देता हूँ आए। इस पर कुमार खड़ा हुआ और बोला, मामा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हमें तो बस यकीन ही नहीं हुआ था कि आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, अब हो गया यकीन। सभी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। धानी उन सभी को गाइड करने के लिए टेबल पर खड़ी हुई और उसने कहा, आज प्रीता मासी हमें ढूंढेंगी, सभी लोग चुप जाओ। ये सुनकर सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हुए धानी ने प्रीता की आंखों पर अपनी छोटी छोटी हथेलियां रखी और सभी वहां से गायब हो गए। कोई सीढ़ियों के पीछे छुप गया था तो कई किचन काउंटर के नीचे, तो गर्वित तो डाइनिंग टेबल के नीचे ही छुपकर बैठा था। जब धानी ने प्रीता की आंखों से अपनी उंगली हटाई तो उसने कहा कि वो 3 गिने। प्रीता इसके लिए तैयार हो गई। धानी जल्दी से उसके 3 गिनने से पहले ही जाकर सोफे के पीछे छुप गई। प्रीता जल्दी से किचन की तरफ गई। उसने किचन का बल्ब ऑन किया लेकिन स्विच ऑन नहीं हुआ। वो बार बार दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के बटन को दबाने लगी लेकिन तब भी बल्ब नहीं जला। तो वो बोली, मिस्टर रावत के घर में भी ऐसी मिडिल क्लास वाली चीज होती है, अजीब है। ये कहकर प्रीता बाहर चली गई। किचन में छुपा कुमार हंसने लगा। मिस्टी भी वहीं छुपी हुई थी। मिस्टी ने पूछा, कुमार जी ये बल्ब अचानक से जलना क्यों बंद हो गया? इस पर कुमार हंसते हुए बोला, मिस्टी इस किचन में छुपने से पहले ही मैंने स्विच बोर्ड में कुछ ऐसा कर दिया था जिससे कि बल्ब ही न जले और प्रीता हमें ढूंढ ना पाए। ये सुनकर मिस्टी बोली, कुमार जी आप तो बहुत स्मार्ट हो। इस पर कुमार मुस्कुराते हुए बोला, तभी तो इतना पॉपुलर सिंगर हूं मैं। वहीं प्रीता किचन से दूर सोफे के पास गई। उसने सोफे के पीछे जाकर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो चलते हुए सोफे के आगे आई, तब भी वहां कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, धानी अपने घुटनों के बल चलती हुई सोफे के पीछे अपने आप को छुपा रही थी। प्रीता झुंझलाकर खुद से बोली, हद है, सब लोग कहाँ छुप गए हैं? अब क्या मैं पूरी रात उन लोगों को ही ढूंढता रहूं? ये कहते हुए अचानक उसकी नजर डाइनिंग टेबल के नीचे छुपे गर्वित पर गई। ये देखकर उसके होठों पर हल्की स्माइल आ गई और उसने जाकर पीछे से गर्वित की शर्ट को पकड़ा और उसे ऊपर उठाते हुए बोली, बेटा मम्मी है हम आपकी, पकड़े गए ना? ये सुनकर गर्वित बोला, मम्मा आपने तो अपने ही बेटे से दगाबाजी कर ली। ये सुनकर प्रीता बोली, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मैंने तुमसे क्या दगाबाजी की है? ये सुनकर गर्वित बोला, मम्मा आपको पहले मुझे नहीं पकड़ना चाहिए था, मुझ पर थोड़ा रहम खाना चाहिए था ना? ये सुनकर प्रीता बोली, ओह हेलो, गेम में कोई चीटिंग नहीं चलती समझे? ये कहकर उसने गर्वित के कपड़ों को ठीक किया और बोली, चलो अब तुम आउट हो गए हो तो तुम्हें अपनी मम्मी के साथ मिलकर उन दुश्मनों को ढूंढना होगा। ये सुनकर गर्वित बोला, ठीक है मम्मा। ये कहकर वो गेस्ट रूम में गया। गेस्ट रूम में उसे कोई नहीं मिला। प्रीता भी उसी के साथ थी। वो गेस्ट रूम से जब बाहर निकलने लगी तो गर्वित बोला, रुको मम्मा। ये कहकर वो बेड के नीचे झांक कर देखने लगा तो उसे बेड के नीचे मानव दिख गया। उन तीनों का परिवार पकड़ा गया था। मानव भी उन दोनों के साथ होकर बाकी के छुपे हुए लोगों को ढूंढने लगा। मानव उबासी लेते हुए बोला, ये गेम कितना बोरिंग लग रहा है यार, इससे अच्छा तो हम लोग क्रिकेट ही खेल लेते। ये सुनकर प्रीता बोली, क्रिकेट तो खेल लेते लेकिन जब तुम्हारी टांगे मेरे जैसे खिड़की तोड़ देते तो क्या होता? ये सुनकर मानव बोला, ओह हेलो, तुम मेरी टांग तोड़ोगी, पता भी है कैसे खेलते हैं क्रिकेट? प्रीता ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और बोली, खेल कर देख लो बच्चू, पता चल जाएगा एक पंजाबन से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। ये सुनकर मानव बोला, देखते हैं, लेकिन अभी तो मुझे अपना मिशन पूरा करना है। ये कहकर वो टेरेस पर गया। उसने टेरेस पर हर जगह को छान मारा। अचानक उसे उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। वो मुड़ा लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। ये देखकर मानव डरने लगा। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुने।